हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का सेकंड लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? एटॉमिक रेडियस के सारे एस्पेक्ट देखे थे, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस, वैन डर वाल रेडियस। ठीक है, और ये भी देखा था कि उसको रेडियस को नापने की जो टेक्निक थी वो कौन सी थी? एक्सरे डिफ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, आज आपको कुछ और ट्रेंड्स पढ़ाऊंगा जो हमारे को इस चैप्टर में सीखने हैं। तो सबसे पहला ट्रेंड आता है कौन सा? आयोनाइजेशन। वही जैसे वो पहला ट्रेंड आपका एटॉमिक रेडियस था ना, ये आपका सेकंड ट्रेंड है। कौन सा है? सेकंड। इसका नाम है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये समझाने के लिए ना मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां ध्यान देना। जैसे आप बच्चों से मैं सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूं, यहां ध्यान दो। ये रहा हाइड्रोजन एटम। कौन सा है ये? हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन होता है कि नहीं होता? बोलो। हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन, और उसके के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। और हीलियम में कितना होता है? हीलियम के अंदर होते हैं दो प्रोटॉन्स, और उसकी के शेल में कितने होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स। तो तुम मेरे को एक बात बताओ, कौन अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ये दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन पर करेंगे, या बराबर करेंगे? क्या लगता है? अरे बोलो है? मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक प्रोटॉन है, एक और प्रोटॉन है। ठीक है, ये प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट करेगा, और इसका एक प्रोटॉन इसको करेगा, दूसरा इसको करेगा। ऐसा नहीं होता कि ये तेरी वाली ये मेरी वाली ऐसा प्रोटॉन्स में नहीं होता। मेरी बात सुनो, तू अपने इलेक्ट्रॉन पर ध्यान दे, मैं अपने इलेक्ट्रॉन पर ध्यान देता हूं, ऐसा। मेरी बात सुनना, प्रोटॉन्स है ना दोनों, तो दोनों प्रोटॉन्स दोनों इसको भी अट्रैक्ट करेंगे, दोनों इसको भी अट्रैक्ट करेंगे, ये सिनेरियो होता है। अरे प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज को चाहिए नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करने के लिए। समझ गए बात? तो ए प्रोटॉन इसको करेगा और दूसरे वाला प्रोटॉन इसको करेगा, ऐसा केस नहीं होता। केस क्या होता है कि दो प्रोटॉन है, ठीक है, दोनों प्रोटॉन इसको भी अट्रैक्ट करेंगे, दोनों प्रोटॉन इसको भी अट्रैक्ट करेंगे। तो अब बताओ कहां ज्यादा अट्रैक्टिव चार्ज लगने वाला है? हीलियम के केस में ज्यादा लगने वाला है। इज दैट क्लियर? तो यहां ध्यान देना, ये क्या है? के शेल। ये भी क्या है? के शेल। लेकिन यहां पर एक प्रोटॉन इस एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यहां पे दो प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो तुम बताना किसका इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली क्लोजर होंगे टू द न्यूक्लियस, इसके हीलियम के या हाइड्रोजन के? हीलियम के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना कंपैरेटिवली क्लोजर होंगे। अरे बोलो भाई, नहीं आ रही बात समझ? मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन जो है, अगर मैं कहता हूं सपोज इतनी दूर थे, न्यूक्लियस से इतनी दूर थे, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक प्रोटॉन इसको खींच रहा है ना, तो ये जितनी पास होगा उससे ज्यादा करीब ये वाला होगा। मतलब रेडियस अगर मैं बात करूं के शेल का, किसका छोटा होगा? रेडियस ऑफ हीलियम छोटा होगा एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ। अरे बोलो भाई, रीजन समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि यहां पे न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन्स हैं उसकी अट्रैक्शन ज्यादा है। तो आपको एक चीज बताता हूं, यहां ध्यान देना। आपकी पीरियोडिक टेबल होती है, जैसे ये तुम्हारी पीरियोडिक टेबल है, यहां ध्यान दो। जो आपका पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट पीरियड होता है, उस फर्स्ट पीरियड के अंदर पता है कौन सी शेल होती है? के शेल होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे हीलियम होता है। उसके नीचे लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन होता है। सेकेंड पीरियड में कौन सी शेल होती है? के और एल। तो चाहे मैं लिथियम की बात करूं के और एल शेल है, बेरिलियम की बात करूं तो भी के और एल शेल है, बोरॉन की बात करूं तो भी के और। तो अगर मैं बात करूं कि मैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं पीरियोडिक टेबल में, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है क्या? नंबर ऑफ शेल क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि इसके पास भी के एल है, इसके पास भी के एल है। लेकिन अगर मैं बात करूं कहां, टॉप टू बॉटम, ग्रुप के अंदर में टॉप टू बॉटम करूं, तो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट के पास सिर्फ के शेल है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास के और एल शेल है, और नीचे अगर मैं आता हूं सोडियम, मैग्नीशियम, तो इसके पास कितनी शेल हो जाएंगी? इसके पास के एल एम। ये बात समझ रहे हो?
क्यों यहाँ पे KLM शेल है? क्योंकि नीचे जाते जाते एक एक शेल इंक्रीज हो रही है। इज दैट क्लियर? अरे बोलो भाई, क्या चीज? 5 और उनमें एक एक शेल और बढ़ती चली जाएंगी। देखो n के बाद शेल्स तो खत्म ही हो गई थी, तब ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट आ गया था। तो फिलहाल अभी मैं रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं ऑर्बिटल्स अगर आपके बढ़ रहे होंगे तो शेल तो बढ़ ही रही होगी ना। ये बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो इस बात को आप समझना कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो नंबर ऑफ शेल सेम रहती है, लेकिन अगर मैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करता हूं तो नंबर ऑफ शेल क्या होती है? इंक्रीज। समझ गए? अब इस बात को समझो, आपको जो टॉपिक ये समझाने जा रहा हूं ना, ये समझने के बाद आप आयनाइजेशन एंथैल्पी समझ पाओगे। ठीक है, तो आयनाइजेशन के लिए ये वाला पार्ट आपका जरूरी है। अब यहां ध्यान दो, इसको लिखते हैं ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। मेरी बात सुनना, हम कहा मूव कर रहे हैं? लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो चेक करके देखो, नंबर ऑफ शेल क्या रहेगा गाइस? नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस बाय 1। अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा था उसी पीरियड में तो 1 प्रोटॉन था, हीलियम की बात कर रहा था तो 2 प्रोटॉन थे। तो चेक करना, जैसे मैं लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करता हूं तो नंबर ऑफ शेल क्या थी? सेम, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हुए? इंक्रीज हुए बाय 1। तो तुम बताओ, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होगी ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यहां पर लिखना न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। जो न्यूक्लियस के प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे ना, तो उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज। बोलो भाई, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? कि जैसे मैं लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव कर रहा हूं, क्या हो रहा है? नंबर ऑफ शेल सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं बाय 1, और उसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज को एक वर्ड और यूज किया जाता है, क्या? यहां ध्यान दो, ऐसे Z लिखते हैं और Z के नीचे लिखते हैं, अरे Z के नीचे सबस्क्रिप्ट में EFF। क्या लिखते हैं? EFF। इसको हम रीड करते हैं ZEF। क्या रीड करते हैं? रीड करते हैं इसको ZEF, ZEFF। इसको एक चीज और बोल देते हैं, Z इफेक्टिव। क्या बोल देते हैं? Z इफेक्टिव। तो न्यूक्लियर चार्ज को ZEF भी बोलते हैं, Z इफेक्टिव भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज। इसे फटाफट लिखो आप। चलो बच्चों, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम किस पे? आपको मैंने ये बता दिया, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है। ठीक है, यहां ध्यान दो, जैसे मान करके चलो मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, फिर किसकी बात करूंगा? लिथियम की, फिर किसकी बात करूंगा? सोडियम की। आपको पता है हाइड्रोजन पे 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और इस पे लिथियम पे 3 प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में और 2,1 इलेक्ट्रॉन होता है। अरे बोलो भाई, K और L शेल में, ये K शेल में है, और यहाँ पर 11 प्रोटॉन्स होते हैं। तो K L M में कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। मानते हो कि नहीं मानते? तुम मेरे को एक बात बताओ, अगर हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो क्या नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, तो उनका रेडियस भी बढ़ रहा होगा। रेडियस बढ़ रहा होगा मतलब न्यूक्लियस से दूरी भी बढ़ रही होगी। अब यहां ध्यान दो, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 प्रोटॉन है। 1 प्रोटॉन इस 1 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्शन से खींच रहा होगा, या 11 प्रोटॉन इस 1 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्शन से खींच रहे होंगे? हैं? 11। तुम्हें लग तो ऐसा ही रहा है कि 11 वाले ज्यादा अच्छे से खींच रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये 11 है और ये क्या है? 1 है। तो मैं तुम्हारे को बताता हूं, डिस्टेंस भी मैटर करता है। अरे बोलो भाई, भाई तुम्हारे को एक चीज समझाता हूं। मान लो कि एक माँ बाप है जो कम स्ट्रिक्ट है लेकिन उनका बच्चा उनके पास में ही रहता है, और एक माँ बाप है जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है लेकिन उनका बच्चा रहता है कनाडा में। तो कौन से माँ बाप का होल्ड अपने बच्चे पे ज्यादा हुआ? जो पास में है। कम स्ट्रिक्ट है लेकिन फिर भी वो देख रहे हैं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा,
कुछ उल्टी सीधी हरकत तो नहीं कर रहा, पास है, अच्छा होल्ड रहेगा। और लाख स्ट्रिक्ट हो माँ बाप, लेकिन अगर बच्चा बहुत दूर सेटल हो गया तो क्या होल्ड रख लेंगे? समझ रहे हो बात, नहीं समझ रहे? तो सिंपल सी बात यह है, डिस्टेंस मैटर्स अ लॉट। अरे बोल लो भाई, डिस्टेंस ज्यादा मैटर कर रहा है एज कंपेयर टू स्ट्रिक्टनेस। तो यहां पर भी वही है, नीचे आते आते प्रोटॉन्स तो बढ़ रहे हैं, तो आपको ये लग रहा होगा कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया? हाँ, क्योंकि डिस्टेंस बहुत बढ़ गया। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, द न्यूक्लियर चार्ज विल decrease because the radius is going to increase because of increase in number of shell। हाँ, रेडियस, समझ गए बात? तो यहां लिखो भाई, देखो कोई भी मैं ट्रेंड आपको पढ़ाऊंगा ना, ये और वो बात जो मैं लिखवा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के ट्रेंड्स में। तो यहां पर ध्यान दो, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। मेरी बात सुनना, टॉप टू बॉटम अगर मैं ग्रुप में मूव करता हूं तो नंबर ऑफ शेल क्या होता है भाई? नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस बाय 1। नंबर ऑफ शेल क्या कर रहा है? इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या कर रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑल्सो इंक्रीजेस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या कर रहे हैं? ऑल्सो इंक्रीजेस। बट जो Z इफेक्टिव है दैट विल, बट Z इफेक्टिव विल, अरे बोलो इंक्रीज या डिक्रीज? हाँ, विल डिक्रीज। क्यों? बिकॉज डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ गया काका, बढ़ गया। यही बात समझ? बोलो, इसको फटाफट लिखो। अब क्योंकि आपने वो दो फैक्टर सीख लिए कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पर Z इफेक्टिव क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है। अब इन्हीं के आधार पे आपको ट्रेंड समझाता हूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। तो जैसे कि ये आपका है, सपोज सोडियम है, सोडियम में कितने प्रोटॉन्स हैं? 11 प्रोटॉन्स हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11 इलेक्ट्रॉन। कितने? 2, 8 और 1, K, L और M में। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, आपको पता है 11 प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा होगा ना, सबसे ज्यादा किसको कर रहा होगा? K वालों को या M वालों को? सबसे ज्यादा K वालों को। तो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या K से निकालने के लिए? आउटर मोस्ट से। क्यों? क्योंकि अट्रैक्टेड कम होंगे तो एनर्जी निकालने के लिए कम चाहिए। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, अरे बोलो भाई, सेकंड चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था कि एटलीस्ट उतनी एनर्जी मेरे को इसको सप्लाई करनी पड़ेगी जितने से ये अट्रैक्टेड है। अरे बोलो भाई, ज्यादा दूंगा तो भी निकल जाएगा, वो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी इसको निकालने के लिए वो यूटिलाइज हो जाएगी और बाकी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। ये बात समझी थी ना? तो वो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है ना, जिसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला करते थे, यहां उसको क्या नाम देंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। अरे बोलो भाई, टू रिमूव आउटर मोस्ट शेल। और ये जो आप इलेक्ट्रॉन्स निकालते हो, ये आप सॉलिड या लिक्विड एटम में से नहीं निकाल सकते, गैसियस में से निकालते। किसमें से? हाँ, तो गैसियस लिखना है। और सोच करके देखो, अगर कोई इंसान बोलता है कि मेरे को भूख लगी है, तो आप उसे क्या बोलोगे? ये ले एक दाना चावल का, ले खा ले, जी ले जिंदगी, ऐसे बोलेंगे? अरे उतना तो दो यार, खाना जितने से उसका पेट भर जाए। तो मेरी बात सुनना, हम इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो एक एटम से नहीं निकालते, क्योंकि एक एटम से तो इलेक्ट्रॉन निकालने में कुछ एनर्जी लगेगी नहीं। कम से कम कितने एटम होने चाहिए? 1 मोल एटम। कितने होने चाहिए? 1 मोल एटम। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, याद ध्यान देना। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम amount of energy required to remove the most loosely bound electron from 1 mole of isolated gaseous atom। आइसोलेटेड गैसियस एटम, पता है इसका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है।
इनके एक एक वर्ड के मतलब को भी समझेंगे, पहले आप इसे लिख लो। फ्रॉम 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, in its ground state is called its ionization enthalpy, is called its ionization enthalpy। फटाफट लिखेंगे इसको। देखो भाई इसमें ना कुछ कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। अब आप अगर इसको अपनी लैंग्वेज में बना करके लिखोगे ना तो आप कई बार क्या होता है टीचर अपनी लैंग्वेज में नंबर काट लेता है, ऐसा नहीं होता। आप अपनी लैंग्वेज में बनाने के चक्कर में ना उसमें से कुछ कुछ वर्ड्स ही गायब कर देते हो। अब मैं बताता हूं तुम्हारे को इसमें क्या क्या वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड इंपॉर्टेंट है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। पहला क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, क्योंकि ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो अगर आपको ये इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उतनी एनर्जी कम से कम दोगे ना जितने से ये खींच रहे हैं। अरे बोल लो भाई तभी तो ये इजेक्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ज्यादा दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, निकलेगा और बाकी से भागने लगेगा। समझे कि नहीं समझे? तो मिनिमम वर्ड अगर आपने नहीं लगाया, जैसे कई बच्चे लिख देते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। अरे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड क्या, देने को तो कितनी दे दे, लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी किसे बोलते हैं? जो मिनिमल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड है। इज दैट क्लियर? पहले का मतलब समझ आया। दूसरा, हमारे को मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकालना है। मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? के, एल या एम? मतलब ऑलवेज कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना है? आउटर मोस्ट। अरे यार दो निकाल लो, एक ये निकाल लो, एक ये निकाल लो, तो ये आउटर मोस्ट हो गए ना। तो हमें कौन सा निकालना है? मोस्ट लूजली बाउंड। नहीं लिखा, नंबर कटेंगे। बोलो भाई, अब इसके रहते तुम ये थोड़े चुरा ले जाओगे, समझ रहे हो? नेक्स्ट, फ्रॉम 1 मोल। फ्रॉम क्या? अभी इसको आइसोलेटेड गैसियस एटम को हटाते हैं। फ्रॉम 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या है? 1 मोल एटम में से निकालो। अरे बोलो, कोई कहे प्यास लग रहा है उसको हमने 1 बूंद ऐसे पिला दी, ये ले, साढ़े नाल रहेगा तो अच्छा ही मौज करेगा, पानी मिलेगा। पिज्जा खाना है, ये ले पिज्जा खा। मूंगफली खानी है, ये ले एक दाना मूंगफली खा। अरे उतना तो दे कि कुछ मजा सा तो आए, समझ रहे हो? ध्यान देना भाई, 1 मोल एटम में से निकालनी है। उसके बाद वो एटम आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड होना चाहिए। और एटम कभी भी सॉलिड स्टेट में से नहीं निकाला जाता या लिक्विड में से नहीं निकाला जाता। रीजन बताऊं? अरे बोलो, रीजन बताऊं? क्योंकि मान ले एक सोडियम है और दूसरा सोडियम है, अगर इन्होंने मेटालिक बॉन्ड बना रखा है तो इसका इलेक्ट्रॉन और उसका इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के होल्ड में होगा ना। अरे बोलो भाई, बोलो भाई। तो यहां ध्यान देना, इसका इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट है, अगर वो कहीं ना कहीं इसके होल्ड में भी है तो मेरे को थोड़ी ज्यादा ही एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। यार देखो सिंपल सी बात है, 2 बच्चे हैं, अकेला बच्चा कभी बदमाशी करेगा? अकेला है, बिल्कुल अकेला है, शैतानी करेगा, किसी को तंग करेगा नहीं, वो बेचारा अकेला है। हाँ वही अगर 2 मिल जाएंगे तो वो बहुत शैतानी करेंगे। अलग अलग कर दो, क्या शैतानी करे? अरे बच्चा पागल नहीं है, पागल होगा तो एक अलग बात है कि भाई साहब कुछ नहीं, तुम आराम से सोता है, कान पे रैपट रख दिया। पागल नहीं है, नॉर्मल बच्चा है तो नहीं करेगा शैतानी। हाँ 2 3 3 4 मिल जाएंगे तो बदमाशी होगी। समझ रहे हो बात? तो मेरे को इलेक्ट्रॉन तब निकालना है जब उसका इलेक्ट्रॉन किसी अदर एलिमेंट के न्यूक्लियस के होल्ड में ना हो कि जो मेरे को ताकत लगानी पड़े वो सिर्फ इसलिए लगानी पड़े कि उसी के प्रोटॉन उसको होल्ड कर रहे हैं, वरना यार ज्यादा लगानी पड़ेगी। अरे बोलो भाई, मेरी बात समझ? तो यहां ध्यान देना, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड मोस्ट लूजली होना चाहिए और 1 मोल से एटलीस्ट निकालो। उसके बाद आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। और लास्ट, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। किसमें? ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब होता है? अगर इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो m है तो वो m में ही होना चाहिए, n या o में नहीं होना चाहिए। अरे बोलो, अगर मान लो यहां पे इसकी n शेल खाली है, अगर ये इलेक्ट्रॉन n में मूव कर जाता है तो ये अब कम अट्रैक्ट रहेगा या पहले कम अट्रैक्टेड था? अब कम अट्रैक्टेड रहेगा, तो आपको कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी? कम। बोलो,
तो मैं वो जो कम लगानी पड़ रही है मैं उसको नहीं बोलूंगा आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो एक्चुअल है उसको बोलेंगे। और एक्चुअल वाली कौन सी होती है कि इलेक्ट्रॉन वहां रहे जहां उसे प्रेजेंट होना, अरे बोलो भाई, समझ रहे हो? हाँ, जैसे मान लो कोई चीज 1 लाख रुपए की है, सरकार सब्सिडी दे रही है 50,000 की, तो आपको 50,000 रुपए देने पे मिल जाएंगे। क्यों? आप जैसे 50,000 दोगे तो सरकार 50,000 दे देगी और आपको मिल गई वो 1 लाख वाली चीज। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो चीज ही 50,000 की होगी। अरे बोलो बोलो, समझ गए? समझ गए ना? तो यहां ध्यान देना कि ग्राउंड स्टेट में होने का ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की जो एक्चुअल पोजीशन है वो वहां ही रहे, कहीं हायर या लोअर शेल में ना जाए। तो कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स होगा इसके अंदर? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मोस्ट लूजली बाउंड, 1 मोल, आइसोलेटेड गैसियस एटम और ग्राउंड स्टेट। इन सब से मिला के ये वो लीगल स्टेटमेंट बनी है जो हमारे को आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए लिखने पर पूरे नंबर मिलेंगे। इज दैट क्लियर? बोलो, लिखो इसे। हाँ, अब बच्चों यहां ध्यान देना, अब ये आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट से राइट जाने में पीरियड में बढ़ती है या घटती है, ये समझेंगे, ये समझेंगे। यहां पर ध्यान दो, मैं आपको बता रहा हूं कि ऑन मूविंग, मेरी बात सुनना, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, मेरी बात सुनो, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, नंबर ऑफ शेल सेम है। अरे मतलब सेंटर से दूरी क्या है? बोलो भाई, नंबर ऑफ शेल क्या है गाइस? नंबर ऑफ शेल सेम, मानते हो? नंबर ऑफ शेल क्या है? सेम, जिसकी वजह से जेफ क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज। अरे बोलो भाई, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या कम? बढ़ रहा है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट वाले एलिमेंट पे जा रहा हूं, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कम? ज्यादा। अरे काका ज्यादा। यहां ध्यान दे, ये रहा लिथियम या सोडियम वाले केस में बताता हूं। देखो ये रहा सोडियम, सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन्स थे और KLM शेल के अंदर 2, 8 और 1। और वही अगर मैं आगे जाता हूं राइट में Mg, तो यहां पे कितने प्रोटॉन्स थे? 12 प्रोटॉन्स, KLM 2, 8, 2। तो किसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा अट्रैक्शन पावर, मतलब कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड है? 12 प्रोटॉन वाला 11 वाला? अरे 12 वाला भाई। भाई यहां पे से दूरी क्या है? जितनी है 12 वाले कंपैरेटिवली थोड़े पास ही तो होंगे, ठीक है? तो एक तो पास हो गए, डिस्टेंस कम हो गया, ऊपर से प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए। अरे बोल लो भाई, तो अट्रैक्शन ज्यादा हुए तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी, हाँ समझ गए? नहीं आई बात समझ? तो मेरी बात सुनो, ऑन मूविंग, अरे नहीं आई क्या काका? काका मेरी बात सुन, मान ले तेरा घर पहले 100 कमरों का था, तेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, जिसे कहता बहुत स्ट्रिक्ट, तू उनसे हमेशा बचता रहता, अरे पापा ऊपर वाले फ्लोर पे चलो, पापा आए हैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे रहेंगे, ऊपर वाले पे चलो, समझ रहे हो? तो पापा से दूर रहेगा तो पापा का होल्ड तेरे ऊपर कम रहेगा। अब मान ले तेरे पापा उतने ही स्ट्रिक्ट थे, लेकिन किसी वजह से तुम्हारे को 2 कमरों के मकान में शिफ्ट होना पड़ गया। अब तू कहेगा लग गए लेंटर। क्यों? पापा जब आवे सामने ही बैठे तेरे, और जैसे ही तू हल्का सा यूं से यूं करे, वो तेरे कान के नीचे रह पट। कि एक तो पापा स्ट्रिक्ट, ऊपर से घर और छोटा हो गया। तो यहां ध्यान दे, एक तो 11 प्रोटॉन थे, लेकिन चलो थोड़ी दूरी थी, KLM शेल में ही थोड़ी दूरी थी, प्रोटॉन बढ़ गए तो रेडियस जितना इसका था उससे हल्का सा तो कम हुआ होगा, और प्रोटॉन उल्टे बढ़ गए, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी कम लगेगी? ज्यादा लगेगी। क्यों ज्यादा लगेगी? क्योंकि प्रोटॉन्स, अरे प्रोटॉन बढ़ गए, अट्रैक्शन बढ़ गई भाई। नहीं आई बात समझ? बोलो, कोई तुमसे कहे इलेक्ट्रॉन K वाला निकालना इजी है या LM वाला, तो कौन सा इजी है? क्यों M वाला? क्योंकि कम अट्रैक्टेड है। समझ गया है ना बात? तो यहां पर ध्यान देना कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड नंबर ऑफ शेल सेम रहती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? इंक्रीज, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी?
जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी को फिलहाल IE लिख दूं, IE विल इंक्रीज, इज दैट क्लियर और नॉट? पक्का? अब वही चीज मैं टॉप टू बॉटम के लिए समझा दूं? अरे बोलो, टॉप टू बॉटम अगर मैं आऊंगा पीरियड में तो नंबर ऑफ शेल क्या हो रही होंगी? इंक्रीज, दूरी बढ़ रही होगी, और दूरी बढ़ रही होगी तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो रही होगी, तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा नहीं निकलेगा? इजीली निकलेगा, और इजी निकलेगा तो एनर्जी कम देनी पड़ रही है। अरे भौंक दो भाई, ये बात समझ में आई? अब मेरी बात सुनना, यहां पर मैं इसी चीज को समराइज करा रहा हूं। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, नंबर ऑफ शेल क्या होता है गाइस? नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस बाय 1। अरे बोलो, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस बाय 1, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज को क्या लिखते हैं? Z इफेक्टिव। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? न्यूक्लियर चार्ज विल, हाँ, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी विल, वेरी नाइस, इज दैट क्लियर? तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मेरी बात बताना, मेरे को बताना आंसर। क्वेश्चन ये है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा? तो यहां ध्यान देना, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, नहीं सॉरी ब्रो, व्हाट आई एम डूइंग, ये जो मैं करा रहा हूं, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, यही लिख लेता हूं, लिथियम, बोरॉन और कार्बन। लिथियम लेफ्ट में है, उसके राइट में बोरॉन है, उसके राइट में कार्बन है, नंबर ऑफ शेल सेम है, तो बताओ किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, लिथियम की या कार्बन की? है? अरे लिथियम की क्यों ज्यादा होगी? उस पे तो 3 प्रोटॉन है, कार्बन पे 6 प्रोटॉन है। अरे नंबर ऑफ शेल सेम है भाई, ये सेम पीरियड में तो मूव करते हैं, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, तो किसकी ज्यादा होगी? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कार्बन की। वही अगर मैं बात करूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर बताओ किसका ज्यादा होगा, लिथियम का, सोडियम का या पोटेशियम का, किसका ज्यादा होगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम की ज्यादा होगी, सोडियम की कम होगी, पोटेशियम की और कम होगी। क्यों? क्योंकि नीचे जाते जाते नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है, और शेल बढ़ रही होगी तो अट्रैक्शन, अरे तेरी दूरी माँ बाप से बढ़ेगी तो ज्यादा होल्ड होगा कम होल्ड होगा? नहीं यारी बात समझ? भैया पर इसमें लेफ्ट टू राइट मूव नहीं करते? किसमें? ये जो आपने बताया आयनाइजेशन, हाँ तो लेफ्ट टू राइट ही तो मूव किया है, लिथियम, बोरॉन, कार्बन। अच्छा, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने में कम होती है आयनाइजेशन, नहीं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है लेफ्ट टू राइट। हाँ, तो फिर एरो चेंज करो। काका क्यों चेंज करूं? लिथियम से ज्यादा बोरॉन की है ना, तो बोरॉन की तरफ मुंह खुला रहेगा ना। ओके, और लिथियम और पोटेशियम में किसकी ज्यादा है? लिथियम की, क्योंकि लिथियम के पास कम शेल है। मैं कहता हूं माँ बाप कम स्ट्रिक्ट भी हो तो क्या रात को 2 बजे निकलने देंगे? अरे बोलो, हाँ, जिसकी वजह से अट्रैक्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। अब भी नहीं आया समझ? समझ गए? लिखो इसे फटाफट। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना, अभी मैंने आपको ये समझाया, भाई बंद हो गया है, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, बस वो सुन लो, क्या जान दो। मैंने क्या बताया आपको कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कहां बढ़ रही है कहां घट रही है, ये तो हमने देखा फिलहाल। अब इस चीज को समझना थोड़ा सा कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का सिंबल है ना, वो कैसा होता है? वो होता है ऐसे डेल्टा बनाना है, ऐसे H लिखना है और यहां पे लिख देना है आयन। इसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो ये एक्चुअल सिंबल है, लोग ऐसे भी लिख देते हैं, कैसे? डेल्टा H आयन। ये चलता है और ये एक्चुअल है, मतलब मार्केट में ये भी चलता है। अरे मार्केट में हाँ ये भी चलता है, मेरी बात सुनो, ये भी चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि ऐसे लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, ये भी चलता है। अब किस चीज को ध्यान देना, दिस डेल्टा आयन H1 is called फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं?
जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी, अब पहला निकल गया तो एक गया, अब दूसरा अगर निकालना चाहते हो तो उसके लिए हम कहेंगे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे? सेकंड आयनाइजेशन मान लेते हैं। तो यहां ध्यान देना, इसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा आयन H2 क्या बोलेंगे? सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा आयन H3 थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इज दैट क्लियर? पक्का? कौन सी ज्यादा होगी, पहली वाली तीसरी वाली? तीसरी ज्यादा होगी। समझ गए बात? तो कौन सी बड़ी है? फर्स्ट से ज्यादा सेकंड, सेकंड से ज्यादा, अरे बोलो, डन। ये कर लेते हैं, बाकी अपन मिलेंगे इन द नेक्स्ट क्लास विद द टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ओके, बाय बाय।